इस शरीर की सकल शिराएं हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या है चिंता, उठने दे ऊंची झंकार। इस तरह की जोश भर देने वाली, उमंग भर देने वाली, शरीर में क्रांति का करंट दौड़ा देने वाली कविताएं लिखनी पड़ रही थी स्वतंत्रता संग्राम के आग में घी डालने का काम करने के लिए। और ये काम कई सारे लेखकों ने किया। इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग, जिसे भारतेंदु युग कहा गया। भारतेंदु जी के निधन के बाद दूसरा युग आया, द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग था, जिसमें उन्हीं के क्रमबद्ध, उन्हीं के उसी युग के एक महान कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिसे भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि के सम्मान से इनको सम्मानित किया था। मैथिली शरण गुप्त को ये पहले राष्ट्र कवि हैं भारत के। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था। तो आखिर क्या था इनमें गुण जिसकी वजह से इनको राष्ट्र कवि कहा गया, चलिए पढ़ते हैं। इनका जन्म 1886 में हुआ और इनका निधन 1964 में हुआ। जन्म स्थान जो है वो चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। झांसी में तो ऐसे ही वीर पुरुष पैदा लेते हैं। शिक्षा जो है वो स्वाध्याय द्वारा, कहीं स्कूल वगैरह नहीं गए, खुद से ही पढ़ लिख करके। आज के जो बच्चे हैं वो बहानेबाजी करते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए कहीं नहीं मिला, मैं गरीब हूँ, मैं स्कूल नहीं जा पाया, मैं यहाँ नहीं जा पाया। अब बताइए ये कौन से स्कूल गए थे? ये भी तो स्वाध्याय के द्वारा ही ज्ञानार्जन किए थे। आपके किताब में कई सारे जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वहाँ पर आप देखे होंगे स्वाध्याय द्वारा, मतलब वो किसी भी स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन नहीं गए, उन्होंने घर पर बैठ करके ही शिक्षा ग्रहण की। आप लोग देख लीजिए पिछले चैप्टर में भी जो मुख्यतः जो बड़े नामी जो कवि हुए हैं वो स्वाध्याय के द्वारा ही, सेल्फ स्टडी के द्वारा ही उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है। भाषा ज्ञान जो था इनको हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू आदि का ज्ञान था मैथिली शरण गुप्त को। इनकी जो कृतियां हैं वो बहुत ही विख्यात कृतियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं। कृतियों के नाम है रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, ये बहुत फेमस है भारत भारती, पंचवटी, झनकार। और झनकार जो किताब है, काव्य संग्रह है, उसी में से एक कविता जो है वो बिहार बोर्ड क्लास 11th के इसी बुक में दिया गया है, जिसे हम लोग उसका अर्थ हम लोग समझेंगे। लेकिन झनकार जो है वो वस्तुतः एक काव्य संग्रह का किताब है, जिसमें से एक कविता झनकार आपकी किताब में दिया गया है। उसके बाद है साकेत। साकेत का मतलब होता है अयोध्या। जिस समय श्री राम अयोध्या से बाहर थे, वनवास में थे, उस समय अयोध्या में कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी उसके बारे में इस किताब में दिया गया है। उसके बाद है यशोधरा, ये बौद्ध कथा है, भगवान बुद्ध के बारे में है। उसके बाद है द्वापर, श्री कृष्ण के बारे में है। उसके बाद है जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, जिसमें गुरुकुल में जो है वो सिख गुरुओं की महिमा का वर्णन किया गया है। सिख गुरु मतलब हर एक धर्म के बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद देखिए विकट भट्ट, सिद्धराज, वैतालिक, किसान, अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास आदि। अनुवाद इन्होंने ट्रांसलेट भी किया। पलासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार इत्यादि का इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया था। आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान, पहले उत्थान में कौन था? भारतेंदु युग, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, इससे पहले वाले चैप्टर में भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा वाले चैप्टर में। तो भारतेंदु युग के बाद जो दूसरा जो उत्थान हुआ साहित्य में, एक नई क्रांति जो आई, वो द्विवेदी युग के रूप में प्रमुख है, जिसके प्रमुख कवि जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। वे आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि, आधुनिक भारत के पहले राष्ट्र कवि और नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मानित हैं। राष्ट्र कवि हैं तो सोच सकते हैं कितना बड़ा ओहदा है इनका। गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती जैसी कृति द्वारा हिंदी जनता में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना भर दी थी। देखिए जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो कोई भी जाति क्यों ना हो, उनका अपना एक अलग इतिहास है। जब वो अपने इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उनके पूर्वजों ने जो युद्ध लड़े हैं, उनके पूर्वजों ने जो देश के लिए किया है,
जब वो पढ़ेंगे तो उनके अंदर में भी एक गौरव का भाव उत्पन्न होगा, उनके अंदर में भी एक आत्मसम्मान का भाव उत्पन्न होगा, और वो भी समाज में दृढ़ता के साथ दावा कर सकते हैं कि मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि किसी भी जाति का है। तो जातीय गौरव बहुत ज़रूरी है, और हर जाति के लोगों को उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ पूर्वजों के द्वारा ही किए गए कार्यों पर उछलना कूदना चाहिए। किसी भी जाति को अपने द्वारा भी इस देश के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। अब तो युद्ध लड़ने का समय नहीं है, तो अब आप जो कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगाइए, लोगों में खुशियाँ बांटिए, पानी को स्वच्छ रखिए, नदी तालाब अगर बना सकते हैं तो बनवाइए, यही सब कर सकते हैं। प्रदूषण को रोकिए, यही सब देश की सेवा है। गरीबों की अगर मदद हो सकती है, सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को दिलवाइए, यही सब हम अभी कर सकते हैं। अभी तो हम तीर धनुष लेकर के भाला और तिरछी और वो कमान लेकर के तो अभी हम युद्ध करने के लिए नहीं जा सकते हैं, हमारे पास वैसी विकट स्थिति नहीं है, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो लोगों में जो जातीय भावना जो है, ये जातीय गौरव जो है और देश के प्रति जो गौरव है, उसकी भावना लोगों में भर दी, तभी से वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारतेंदु युग में स्वदेश प्रेम और जातीय गौरव की जिस भावना का समारंभ हुआ, उसके आगामी विकास के सूत्रधार गुप्त जी ही थे। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी जातीय गौरव पर जोर दिया था, प्रत्येक जाति के अपने गौरव पर जोर दिया था। कोई जाति किसी से कम नहीं है, किसी के भी पूर्वजों ने, किसी ने भी इस देश के लिए कम नहीं किया है और किसी ने भी किसी से ज़्यादा नहीं किया है। सब ने बराबर इस देश के लिए कुर्बानी दी है, बराबर इस देश के लिए लड़ा है, सहयोग दिया है इस देश को बनाने में, इस देश को पैदा करने में। ठीक है, तो भारतेंदु युग में जिस जातीय गौरव और देश प्रेम की भावना का आरंभ हुआ, उसको आगे ले जाने का काम गुप्त जी ने किया था, मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, वे एक वैष्णव राम भक्त थे। स्वभावतः उन्होंने, अब राम भक्त थे तो इनकी स्वभाव से उन्होंने राम कथा और उससे जुड़े प्रसंगों एवं चरित्रों को लेकर के कई काव्यों की रचना की। कई सारे काव्य इन्होंने लिख डाले, जिसमें साकेत, जिसका अर्थ है अयोध्या, उसका उत्कृष्ट महाकाव्य है इनका, मैथिली शरण गुप्त जी का। इसमें उर्मिला को उपेक्षित न कर दिया जाए, क्योंकि जंगल में तो राम, लक्ष्मण और सीता चले गए थे, लेकिन जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो रह गई थी घर पे, उनके दुख को कहीं छिपा न दिया जाए। तो इसी के बारे में इन्होंने साकेत लिखा है और इसमें उसका वर्णन किया गया है। द्वापर में कृष्ण कथा का वर्णन है, यशोधरा में बुद्ध कथा का वर्णन है, गुरुकुल में सिख गुरुओं की महिमा का वर्णन किया गया है। गुप्त जी की सभी रचनाएं जातीय गौरव और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं। ठीक है, भारतेंदु युग में खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाने की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई थी, उसको फूला फलाया नहीं गया था। यह कार्य बड़े पैमाने पर द्विवेदी युग में हुआ। निश्चय ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, देख लीजिए, जो मैथिली शरण गुप्त के साहित्य गुरु भी इनको कह सकते हैं, साहित्य गुरु ही थे ये। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम पर ये द्विवेदी युग का आरंभ हुआ, उनके निर्देशन में, उन्हीं ने डायरेक्शन दिया, निर्देशन दिया मैथिली शरण गुप्त में। इन्होंने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई, खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाने में। ये जो कविता ली गई है वो झनकार संकलन से, काव्य संकलन है, उसमें बहुत सारी कविताएं हैं, उनमें एक कविता झनकार आपकी किताब में दी गई है। इस कविता में यह सच्चाई व्यक्त होती है कि स्वाधीनता आंदोलन की अंतर्व्याप्ति राष्ट्र के कोने कोने में हो चुकी थी। राष्ट्र के कोने कोने में प्रत्येक व्यक्ति तक स्वाधीनता आंदोलन की अंतर्व्याप्ति हो चुकी थी। सबके मन में स्वतंत्र होने की लालसा जग चुकी थी और स्वाधीनता तथा मुक्ति की प्यास, आज़ादी की प्यास, मुक्ति की प्यास जो है वो संपूर्ण राष्ट्र को हिंदोलित कर रही थी, संपूर्ण देश को एकदम हिला रही थी, उसकी जो प्यास थी। और वो लोग आज़ादी का पानी पीने के लिए बेचैन हो रहे थे। संपूर्ण राष्ट्र की एकीभूत मुक्ति कामना ही इस गति रचना में त्वरित होती है। संपूर्ण राष्ट्र की जो एकीभूत मुक्ति कामना है वो इस गीत में होती है, दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार से पूरा देश जो है वो
पूरे देश के लोग जो हैं वो देश को आज़ाद करने के लिए एकदम बेचैन हो गए हैं। उनकी बेचैनी इसमें दिखाई गई है। झनकार, झनकार का मतलब होता है जब किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है उसको झनकार कहा जाता है। आप ऐसे किसी हारमोनियम को ऐसे एक बार ऐसे बजाइए, उसको दबाइए, उसमें जो ध्वनि निकलेगी, आप वो जो आता है वो झाल जो आता है बजाने वाला, उसको आप बजाइए तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है, वीणा को बजाइए या फिर ढोल को बजाइए या फिर कोई भी वाद्य यंत्र बजाइए, उसमें से जो ध्वनि निकलती है उसी को कहा जाता है झनकार। तो यहाँ पर पूरे देश को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं इस देश के लोगों से कि अपने आप को किस प्रकार का बनाना है। अब अंग्रेज़ों से डरना नहीं है, अब लड़ने की बारी है, अब संघर्ष करने की बारी है, अब चोट से डर करके भागने की बारी नहीं है। और लोग भी एकदम तत्पर हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि अब जोश देने की ज़रूरत नहीं है, सब में ऑलरेडी जोश है, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, इस शरीर की सकल शिराएं, इस शरीर की जो सभी जो शिराएं हैं, जो नसें हैं, शिराएं मतलब नसें जो हैं, हो तेरी तंत्री के तार। अगर तुम्हारा शरीर तंत्री है, तंत्री मतलब वीणा, वीणा जो बजाया जाता है या हारमोनियम, कोई भी वाद्य यंत्र आप समझ सकते हैं जिसमें तार लगा होता है, गिटार आप समझ लीजिए। तो ये जो अगर तुम्हारा शरीर जो है वो अगर तंत्री है, वीणा है या गिटार है, तो तुम्हारे शरीर की जो नसें हैं वो तार हैं, ठीक है। और कोई भी वाद्य यंत्र कब बजता है, जब उसके तार पर चोट किया जाता है, जब उसके तार पर प्रहार किया जाता है। कोई भी वाद्य यंत्र तो तभी बजता है जब उस पर प्रहार किया जाता है, चोट किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा, ढोल को पीटा जाता है, तब उसमें से ध्वनि निकलती है और वो लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती है, लोग उसमें खो जाते हैं। वो गिटार पर क्या करता है, ऐसे उंगली लेकर के ऐसे 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 उसमें ऐसे ऐसे उंगली लेकर के मारा जाता है उसकी तार पर, और जब उस पर चोट किया जाता है, उसको दर्द दिया जाता है उस तार को, तब उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती है। तो वही यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा शरीर जो है वो तंत्री है, तो तुम्हारे शरीर की जो नसें हैं वो शिराएं जो हैं वो उस तंत्री के तार हैं, उस वीणा के, उस गिटार के तार हैं। उस पर तुम प्रहार करो, उस पर तुम चोट करो, वह तुम चोट करो, खुद से चोट करो या फिर कोई अंग्रेज चोट करे, उसी को बोलो चोट करने के लिए। तो उसमें से दर्द नहीं निकलेगा, उसमें से कराह नहीं निकलेगी, उसमें से धुन निकलना चाहिए, उसमें से एकदम ऊंची झनकार निकलनी चाहिए। और ऐसी झनकार निकलनी चाहिए जो लोगों को मंत्र मुग्ध कर दे, झुमा दे, आज़ादी के रस में भिगा दे। देखिए, इस शरीर की सकल शिराएं, इस शरीर की जो सारी की सारी शिराएं हैं, हो तेरी तंत्री के तार, वो तुम्हारे तंत्री के तार होने चाहिए, वो तुम्हारे वीणा के तार होने चाहिए। आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झनकार। आघातों की क्यों चिंता कर रहा है, उसमें जो झनकार निकलेगा, उसमें से जो क्रांति की ज्वाला निकलेगी, उसमें से जो जोश निकलेगा, उसको उठने दे, ऊंची झनकार इस तंत्री के तार में से निकलने दे। और जब वो तुम्हारे शरीर पर जब चोट किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, जब तुम्हारे शरीर पर चोट किया जाएगा, तुम्हारे शिराओं पर चोट किया जाएगा, नसों पर चोट किया जाएगा, तब जो झनकार निकलेगी, तब कौन नाचेगा, नाचे नियति, तब तुम्हारा भाग्य नाचेगा उस पर। प्रकृति सुर साधे, और प्रकृति गीत गाएगी, सुर साधेगी। जब सुर हो सजीव साकार, और वो सुर जो है वो सजीव होगा और साकार होगा। सब सुर हो सजीव और साकार, तब जो सुर और जो सुर निकलेगा वो सजीव होगा और साकार होगा, वो सब देखेंगे। देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। गमक का मतलब होता है संगीत, ध्वनि। और देश देश में, हर एक राज्य में, हर एक गांव में, हर एक देश में, पूरी दुनिया में और हर एक समय में, सिर्फ इसी वक्त में नहीं, आने वाले कई 100 सालों तक, कई हजार सालों तक ये जो गूंज है, ये गहरी गुंजार जो है, गूंज उठनी चाहिए। इस ध्वनि की, इस संगीत की जो गूंज है वो एकदम गहरी उठनी चाहिए,
जो पूरी दुनिया में फैले और काल काल तक फैले, हर एक समय तक फैले और ये रह जाए, ये जो संगीत निकले सो खत्म ना हो। कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू, भार नहीं यह तो है प्यार, प्यारे और कहूँ क्या तुझसे, प्रस्तुत हूँ मैं हूँ तैयार। ये देखिए यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो लाइन लिखा गया है वो अंग्रेजों को कहा जा रहा है कि कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू, तुझे जितना भी प्रहार करना है कर ले मुझ पर, भार नहीं यह तो है प्यार, और इसे मैं भार की तरह नहीं लेने वाला हूँ, इसे मैं किसी सजा की तरह नहीं लेने वाला हूँ, इसे मैं प्यार की तरह लेने वाला हूँ। प्यारे और कहूँ क्या तुझसे, और मैं तुझसे क्या कहूँ, प्रस्तुत हूँ, मैं हूँ तैयार, मैं हूँ तुम्हारे सामने तैयार हूँ, वो सजा भुगतने के लिए, वो प्रहार भुगतने के लिए वो मैं तैयार हूँ। तुम जो भी प्रहार करोगे उसे बर्दाश्त करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए मैं तैयार हूँ। अब वो तुम्हारा प्रहार जो है वो मुझे भार की तरह नहीं लग रहा, मुझे सजा की तरह नहीं लग रहा, अब इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो ध्वनि मैं सुन रहा हूँ, वो संगीत मैं सुन रहा हूँ, तो उस संगीत में मैं झूम रहा हूँ। ठीक है, तो ये लोगों को भी कह रहे हैं, या तो ये अंग्रेजों को कह रहे हैं, उसमें फिर ये सटीक लाइन बैठ रहा है। लेकिन अगर ये देश के लोगों से ही कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ये जो शरीर रूपी ये जो तंत्री है और इसकी जो शिराएं हैं, उस शिराओं पर, उस नसों पर तू कर प्रहार, हाँ कर प्रहार, अपने आप पर प्रहार कर या प्रहार करवा। अब आलसी होकर के मत बैठ, बेचैन होकर के चैन से मत बैठ, अब उठ लड़। भार नहीं यह तो है प्यार, ये कोई भार नहीं, ये जो प्रहार किया जा रहा है तुम पर, ये जो अंग्रेजों के द्वारा जुल्म ढाया जा रहा है, इसको भार की तरह नहीं लेना, इसको सजा की तरह नहीं लेना, इसको प्यार की तरह लो, और इसमें से संगीत निकलेगा, इसी में से आज़ादी का रस तुमको चखने को मिलेगा, और इसी संगीत में पूरी दुनिया, पूरा देश खो जाएगा। प्यारे और कहूँ क्या तुझसे, प्रस्तुत हूँ मैं हूँ तैयार, और प्यारे मैं क्या कहूँ तुझसे, मैं भी तेरे लिए खड़ा हूँ। सारे एक दूसरे के लिए खड़े हैं, पूरा देश एक दूसरे के लिए खड़ा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुझे जितना प्रहार करना है तू कर। अब ये उसको ढाढ़स बंधाते हुए, देशवासियों को एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, और मेरे तार तार से, मेरे हर एक रेशे से तुम्हारा जो तान निकलेगा वो और भी बढ़ेगा, मेरा तार भी छिरेगा, तुम्हारे तंत्री का तार भी छिरेगा, और उसमें से जो तान निकलेगी वो विस्तार होता चला जाएगा। सिर्फ एक ही पर प्रहार थोड़ी ना करना है, एक व्यक्ति को अपने ऊपर प्रहार करना है, एक व्यक्ति को संघर्ष करना है, दूसरे को संघर्ष करना है, तीसरे को संघर्ष करना है, और सभी के द्वारा किए गए संघर्ष से जो संगीत का ध्वनि निकलेगा, ठीक है, वो विस्तार होता चला जाएगा। अपनी उंगली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार, ये जो अखिल मतलब संपूर्ण, ये जो ध्वनियाँ हैं सारे, ये सातों जो ध्वनि है, सारे गामा पाधा नीसा, मतलब हर प्रकार के ध्वनियों का जो द्वार है उसको तुम उंगली के धक्के से खोल सकते हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हें मुट्ठी का जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। तुम सब अगर मिल जाओ तो अपने उंगली के धक्के से सारे ध्वनियों के द्वार खोल सकते हो। जैसे सिर्फ उंगली से वीणा से कितना अच्छा सुर निकलता है, वीणा बजता है, उसी प्रकार से तुम लोग इस प्रकार से संघर्ष करो जो अपनी उंगली के धक्के से अखिल श्रुतियों के द्वार खोल सकते हो। और जब ये होगा, जब तुम्हें आज़ादी मिलेगी और जब ये संगीत निकलेगा और जब सब सुनेंगे तो ताल ताल पर भाल झुका कर, और जब ये ताल बजेगा, जब ये सुर सजेगा तो हर एक ताल पर, हर एक सुर पर सर झुका करके मोहित हो सब बारंबार, सभी लोग उस पर मोहित हो जाएं। इस प्रकार से संगीत निकलेगा। लय बंध जाए और क्रम क्रम से, हर एक क्रम से लय बंध जाएगा, मिले जब सुर हमारा तुम्हारा। इसमें सिर्फ अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्रम क्रम से लय बंधना चाहिए, हर व्यक्ति के शरीर से स्वर निकलना चाहिए, आज़ादी का स्वर निकलना चाहिए, क्रांति का गीत निकलना चाहिए।
तो ये जो हर एक व्यक्ति के सुर से, हर एक व्यक्ति के मुंह से जब ये लय निकलेगा, क्रम क्रम से ये लय बंध जाएगा, तब उस पर जो ताल निकलेगा, उस ताल पर सर झुका करके सारे मोहित होंगे और सम में समा जाए संसार। और सम, जब ध्वनि, जब कोई संगीत बजता है तो उसमें एक अलग प्रकार की शांति, सारे लोग शांत होकर के ध्वनि सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। तो उस म्यूजिक का जो सम है, जो शांति है, उसमें सारा संसार समा जाए, खो जाए इस आज़ादी के गीत में। तो आओ पूरे देश के लोग इस आज़ादी के गीत में शामिल हों और खो जाएं।